अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब और कल की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब भी। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कल। बड़ा ही दिलचस्प सूरत हाल उस मामले पर बन चुकी है कि मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनमें तरमीम की गई है। हम बहुत सारी चीज़ों में तरमीम देखते हैं, कभी इलेक्शन एक्ट में, कभी कवानीन में, कभी कहीं। तो अब मीटिंग्स के जो मिनट्स इशू हो चुके थे उसमें भी तरमीम की गई। उसकी नौबत क्यों आई? चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सरबराह हैं इस कमेटी के, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, 3 रुकनी जजेस कमेटी है जो बेंचेस और केसेस को डिसाइड करती है कि कब लगाने हैं और कौन सा बेंच समाअत करेगा। उसमें अरशद शरीफ केस के ऊपर जब बात आई और उसके जो मिनट्स हमारे सामने आए कमेटी के, उनमें तरमीम की गई। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है। उसके बाद अब कानून साजी जो की जा रही थी मखसूस नशिस्तों के ऊपर, वो अब मुकम्मल हो चुकी है। गज़ट का जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सदर ने उसके ऊपर साइन आज कर दिए हैं। उसके आगे क्या असरात होंगे, इन दोनों मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ दोनों हजरात जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अदील सरफराज साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और बहुत सारी खबरें वक्त से पहले आपका ट्विटर हैंडल जो है वो क्या कहते हैं दे रहा होता है। आप ये बताइएगा, इस मीटिंग के जो मिनट्स से एक दफ़ा जारी किए गए फिर उसमें तरमीम की गई, मामला है अरशद शरीफ शहीद केस का। क्या दोनों में इस केस के ऊपर कोई लड़ाई है या इस केस को इतना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों चाहते हैं कि ये दोनों जजेस या जस्टिस मंसूर की सरबराही में सुना जाए, और जस्टिस मंसूर क्यों चाहते हैं कि मैं ना सुनूं और जो पहले सुन रहे थे वही सुने जाएँ? हकीकत क्या है इसके पीछे? सर, मुद्दा तो अरशद शरीफ केस का है जी, मगर बज़ाहिर नज़रिया आ रहा है कि जजेस आपस में इसको सेटलिंग कर रहे हैं या एक नैरेटिव बिल्डिंग, जो कि अक्सर औक़ात हम सियासी जमातों को देखते हैं कि वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही होती हैं। अब बदकिस्मती के साथ जजेस साहिबान भी उसी डगर पर चल निकले हैं। नैरेटिव बिल्डिंग की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि पहले तो हम देखते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग 1 साल तक जारी ही नहीं होते जी। मीटिंग्स तो होती थी, तवातर के साथ होती हैं। जब जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से कुछ नोट्स आते हैं, कुछ खतूत आते हैं और वो डिफ़ाई करते हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की राय को, या बेसिकली उनके हवाले से कहते हैं कि वो तमाम तर चीज़ें शफाफियत की तरह लेकर नहीं चल रहे, तो उसके बाद फिर शफाफियत ऐसी आती है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग ही आना बंद हो जाते हैं। खैर, उसके बाद जो हैयत है उसकी कमेटी की, वो भी तब्दील हो जाती है। फिर कुछ हम ख्याल कुछ अर्सा तक कमेटी मीटिंग के मेंबर्स होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि 12 जुलाई का फ़ैसला जो है ना, वो एक टर्निंग पॉइंट मुझे नज़र आता है। ओवरऑल जुडिशरी में, ओवरऑल जो एपेक्स कोर्ट है इसमें जजेस में तकसीम तो थी, मगर 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद वो जजेस साहिबान भी जो पहले कुछ दीद लिहाज कर लिया करते थे, शायद उन्होंने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। मखसूस नशस्तों के ही केस में जब बेंच की तश्कील थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना चाहते हुए भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का साथ दिया और फुल कोर्ट बनाने पर रजामंदी ज़ाहिर की। मगर जब तफसीली फ़ैसला जब 12 जुलाई का फ़ैसला आया और उस फैसले के आने और उस केस के मुकर्रर होने के दरमियान में जो समातें हुई, उन समातों पर जो हमने देखा वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कौम ने भी देखा। अब सूरत हाल ये है कि 12 जुलाई के बाद बिलखसूस जो फ़ैसला आया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब माइनॉरिटी में गए हैं, फिर हमने देखा जो रिफ्ट है वो काफ़ी तेज़ हुई जी। उसमें तेज़ी इस कदर आई कि एक मीटिंग होती है तकरीबन 2.5 हफ्तों कबल, 3 हफ्तों कबल। उस मीटिंग में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आउट ऑफ नोवेयर एक रिव्यू पिटीशन फ़िक्स करने की बात करते हैं। वो रिव्यू नून लीग की जो नज़र बिल्कुल 12 जुलाई के फ़ैसले के अगेंस्ट, वहाँ पर इख्तिलाफ़ राय पहली दफ़ा आता है। और वो इख्तिलाफ़ राय तो नहीं आप कह सकते, बात यह है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इख्तिलाफ़ी नोट लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। माइनॉरिटी में पहली दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चले जाते हैं। चीफ़ जस्टिस होते हुए एक बेंच अपनी मर्ज़ी से वो तश्कील नहीं दे सकते या मुकदमा मुकर्रर नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि वहाँ पर उस मीटिंग के मिनट्स जारी कर दिए गए। वजह यह थी कि उस मीटिंग के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मंसूब एक बयान था। उन्होंने कहा था कि हम अपनी छुट्टियां क्यों कर कुर्बान करें जी, हमारी छुट्टियां हैं, हम छुट्टियों में केस नहीं सुन सकते। फ़लाँ जज हैं वो बाहर हैं, फ़लाँ जज हैं वो ये हैं वो हैं। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसी मीटिंग के मिनट्स जारी कर दिए, जिससे तासुर ये बना कि शायद
जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अपनी छुट्टियों को कुर्बान नहीं करना चाहते। और नून लीग की दरख्वास्त है तो सियासी बयानिया भी इसके ऊपर काफ़ी बनाया गया। उसके बाद फिर हमने देखा 2 हफ्तों के बाद एक और मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी इसी तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा माइनॉरिटी में जाते हैं और उस मीटिंग के दौरान ये तासुर कायम किया जाता है, जो पहले मिनट्स जारी होते हैं उसके भी मिनट्स जारी कर दिए जाते हैं, क्योंकि उससे ये तासुर बनता था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच की सरबराही करने या उस बेंच में शामिल होने से इज्तनाब किया है अरशद शरीफ केस में। और आपको पता है फॉर सर्टन रीज़न हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि बहुत से जजेस अवॉइड करते हैं इस केस को। अब अच्छा, अवॉइड करने की वजूहात वही हैं जो केस के पीछे FIR और इल्ज़ामात हैं। ये जजेस इंसाफ देने से या केस सुनने से क्यों इज्तनाब कर सकते हैं? यही एक वजह हो सकती है। बहुत से जजेस साहिबान, मैं ये नहीं कह रहा कि इन 2 जजेस साहिबान ने इज्तनाब किया, क्योंकि ताकतवरों के नाम आने का वो है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जजेस साहिबान हमने अमूमन देखा है कि वो इज्तनाब करते हैं। आपको याद होगा, मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था, तो हमारी एक मुलाकात हुई थी आसिफ सईद खोसा साहब से उनकी रिटायरमेंट से एक दिन कबल गालिबन या कुछ रोज़ कबल। उस मुलाकात में उन्होंने ये बम शेल हम पर फोड़ा था कि जब ये बेंच बनाना था तो मैंने अपने सीनियर प्यूनी जज साहब को कहा कि हम क्यों ना सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाएं, आप भी आएँ और हम इस केस को सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें, रिवायत तो ये है कि जो सीनियर प्यूनी जज होता है या जो कमिंग चीफ जस्टिस होता है वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल केसेस में नहीं बैठता, और वो फिर साइड पर हो गए। वो जस्टिस गुलजार की बात कर रहे थे। तो ये रिवायत है, ये मैं नहीं कह रहा कि दुरुस्त है, मगर ये रिवायत है कि जजेस साहिबान जो चीफ जस्टिस बनने वाले होते हैं या अभी उनके पास वक्त होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने आप को कंट्रोवर्सी से दूर रखते हैं। और इससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या होगी जहाँ पर आपकी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी। तो अब हुआ ये कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने बज़ाहिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो जारी कर दिए, मगर उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में फिर तासुर यही जा रहा था कि इन 2 जजेस साहिबान ने इज्तनाब किया, उन पर काफ़ी तनकीद हुई और उसके बाद उन्हें ये लगा कि जो तस्वीर है वो पूरी नहीं दिखाई, वो तस्वीर पूरी दिखानी चाहिए। और उन्होंने फिर शायद इसरार किया, शायद नहीं यकीनी तौर पर मिनट्स के शुरू में लिखा हुआ है कि 2 जजेस साहिबान के इसरार पर दोबारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए जा रहे हैं ताकि कंप्लीट पिक्चर सामने आ सके। तो मैं ये समझता हूँ कि नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बज़ाहिर 2 मीटिंग्स के मिनट्स जारी किए गए, अपना मकसद भी हासिल कर लिया गया, और अब शायद काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए 2 जजेस साहिबान साहब ने जो है वो आस्तीनें ऊपर कर ली हैं और वो अब चाहते हैं कि हम भी अपना मौक़िफ़ देंगे। बिल्कुल। अच्छा सुहेल रशीद साहब, आप ये बताइएगा कि अब काजी फायज़ ईसा साहब की पुरज़ोर ये कोशिश है कि काजी मंसूर काजी भी कह सकते हैं, जस्टिस मंजूर साहब जो है वो इस केस को सुने, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच। लेकिन उन्होंने अपना मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कंप्लीट पिक्चर सामने रखते हुए कहा कि क्योंकि पहले इस पर काफ़ी समातें, कुछ 6-7 समातें, तकरीबन 8 समातें 5 रुकनी बेंच के पास हो चुकी है, तो इसलिए ये 5 रुकनी बेंच के पास ही लगना चाहिए और पहले बेंच में जो मौजूद अशख़ास थे उन्हीं पर मबनी ये भी नया बेंच होना चाहिए। अरशद शरीफ का केस सुनने से जजेस इज्तनाब क्यों कर रहे हैं, आप इसमें क्या समझते हैं? और काजी साहब क्यों इस बात के ऊपर जो बज़िद हैं कि ये मंसूर साहब ही सुने, क्या वही वजूहत हैं आपकी समझ में भी आती हैं? देखें, आप जितना ये मामला कंट्रोवर्शियल हो चुका है ना कि जी कंप्लीट पिक्चर आनी चाहिए कि मीटिंग में क्या हुआ था, और फिर जब किसी एक पे बात है वो अपने मीटिंग मिनट्स जारी कर दे, बाकी 2 पे है तो वो कहें जी कि अच्छा जी हमारा मौका भी कंप्लीट। मेरा एक मशवरा है, माने ना माने जी, क्या आप इसको लाइव कर दें, जब मीटिंग हो ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, लाइव कर दें सर, बहुत कंप्लीट पिक्चर सामने आएगी, लोगों को खुद पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। अरशद शरीफ शहीद का जो केस है, नहीं अरशद शरीफ शहीद को नहीं, पूरे 184(3) के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है ना हर बार की, तमाम लाइव कर दें, तमाम। हाँ बिल्कुल नहीं, इंटरनल जब आपने मीटिंग मिनट्स में हमें कन्विंस कर रहे हैं रोज़ जारी कर करके कि मैंने यूँ नहीं, फलाने यूँ कहा था, फलाने यूँ नहीं, फलाने यूँ कहा था, लेट इट बी लाइव यार। लोगों को अगर आपने पब्लिक डोमेन में लानी है ये चीज़ें, मैं जो बात करने जा रहा हूँ पॉइंट बनाने दें, पब्लिक डोमेन में अगर आपने लानी है हर अपनी इंटरनल चीज़ मीटिंग जो है जिससे आपने पब्लिक का एतमाद वो करना ही है, तो यार फिर शायद हमारी रिपोर्टिंग पे आप लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, आप इसको लाइव करें, इसको भी ना नहीं देखें ना, इसका एक और हल ये भी है ना कि आप बेशक लाइव ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का हिस्सा इसी वजह से नहीं बनाई जाती कि बहुत सेंसिटिव भी होती हैं, हसास होती हैं, उनको सीगा राज में ही रखना चाहिए। तो फिर मिनट्स जारी करें ना, उसका तरीकाकार है ना, उसका तरीकाकार जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने किया था, आपको याद होगा एक जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, उस जुडिशल कमीशन के इजलास के एलामियों पर भी इसी तरह की एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, जस्टिस काजी फायज़ साहब के खतूत भी आ गए थे
फिर इवेंचुअली क्या हुआ, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बीइंग चेयरमैन ऑफ द जुडिशल कमीशन, उन्होंने उस इजलास की ऑडियो जारी करवा दी। अच्छा, ठीक है, वो जब ऑडियो जारी करवाई तो कंप्लीट पिक्चर सामने आ गई कि वहाँ पर क्या हुआ, तो फिर वीडियो ज़्यादा बेहतर है ना आदिल साहब। अब मजा लेना है सिनेमा का भाईजान, बात ये है नहीं बता तो दिया है सर मजा आप हर चीज़ पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। एक साथी जज आपका अगर फैसला नहीं लिख रहा, आपके बेंच में बैठा हुआ था, तो आप उसे चैम्बर में भिजवा सकते हैं, आप उसे खुद बुला के कह सकते हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, आप उसके फैसले से मुतफिक हैं, लेकिन आप उसे इख्तिलाफी नोट लिख रहे हैं कि इसने इतना टाइम क्यों लिया, और वो ऐसी टाइमिंग चुनी जाती है उस इख्तिलाफी नोट की जिस टाइम कोई और फैसला लिखा जाना मकसूद और है। वो अपना माइंड भी डिस्क्लोज कर रहे हैं बदकिस्मती के साथ। वो कुछ रोज़ कबल ही इजलास में एक रिव्यू फिक्स करने के और साथ ये कहने पे कि क्यों कर फैसला नहीं जारी किया जा रहा। फिर 2 जनों का इख्तिलाफी नोट भी इसी पॉइंट पे आता है कि फैसला क्यों नहीं जारी हो रहा। अब ये चीज़ें ऑब्वियस हैं। अब हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये भी डिसऑनेस्टी होगी कि आप फैक्ट्स नहीं बयान कर रहे। मैं सही बात कह रहा हूँ, किसी वक्त शर्मिंदगी होती है, किसी वक्त सच्ची बता रहा हूँ, शर्मिंदगी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो क्या मैं यार ये क्या बात कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ कि मतलब लोगों को क्या बताऊँ कि यार यहाँ पे ये होता है। इसलिए मैं अब हर व्लॉग में लोगों को ये कहना शुरू हो गया हूँ, और ये सच है कि भाई आपके जो आम केसेस हैं वो यहाँ पूरे मेरिट पे सुने जाते हैं। मैंने कभी कोई ज्यादती नहीं देखी, आप एतबार रखें, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आपके केसेस ठीक ही सुनती है। हाँ, बात दुरुस्त है, लेकिन आप एतबार रखते हैं ये नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सोहेल साहब के इस मशवरे पर आप क्या राय रखते हैं। अच्छा यार कहीं ये ना जाए ना कि हम इतना ज़्यादा आए थे हम यहाँ कोर्ट रिपोर्टिंग करने जी, यहाँ अगर पॉलिटिक्स हो रही है तो हमें बदकिस्मती से वही रिपोर्ट करना है। हम उस साफ़ी जैसा तो नहीं बन सकते जिसका एक लतीफ़ा हमें पढ़ाते हुए बताया जाता था कि जी वो किसी अखबार का रिपोर्टर था, लियाकत अली खान के जलसे में गया हुआ था, वो पॉलिटिकल रिपोर्टर था, तो वहाँ पर वो कत्ल हो गया, उसने अपना बस्ता बंद किया और ऑफिस चला गया। उन्होंने कहा खबर, उसने कहा मैंने कौन सी खबर, उसने कहा जी वो वहाँ पर कत्ल, उन्होंने कहा मैं तो सियासी रिपोर्टर था, क्राइम रिपोर्टर से लें, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ कोर्ट रिपोर्टर बन गए और यहाँ बदकिस्मती से सियासत होना शुरू हो जाए तो हम कह जी नहीं हमने वो तो नहीं देनी। भाई जो हो रहा है मीटिंग मिनट्स आप तरमीम करके जारी कर रहे हैं, हम कैसे रिपोर्ट ना करें जी, ठीक है। और मखसूस किस्म के इख्तिलाफी नोट पहले आ जाना मखसूस हालात में वो यहाँ पे हो रहे हैं, हम उन्हें ना बताएं कि तफसीली फैसले से पहले ये आए। अच्छा, कंट्रोवर्शियल हम कर रहे हैं या कौन कर रहा है, ये तय होना चाहिए, ये ज़रूर तय होना चाहिए। और नाजरीन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वक्त मखसूस नशस्त के ऊपर फैसला आता है, फैसले के बाद 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट आता है, वो इलेक्शन कमीशन को ये शह देते हैं कि आप अगर फ़ैसला ये नहीं मानते या आप समझते हैं या जैसे हम समझते हैं 2 जजेस कि ये गैर आइनी फ़ैसला है तो आप इसकी अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। फिर हुकूमत कानून साजी करती है, मीटिंग ऑफ द मिनट्स जारी किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मखसूस सियासी एजेंडे को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है और उनकी फेवर में जाती हुई नज़र आती हैं। और एक पार्टी जिसको मखसूस नशस्तें शुरू में नहीं दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस के ऊपर बहुत बड़े बड़े इबहाम ज़रूर पैदा होते हैं कि ये मखसूस जजेस जो हैं इनका इस वक्त नैरेटिव जो है, इनका जो इस वक्त कंडक्ट है वो किन चीज़ों की तरफ इशारा जाता है। अच्छा, मुझे कंडक्ट से एक और चीज़ याद आ गई है। ये जो मखसूस नशस्तों के फ़ैसले में 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने ये बात की है कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है और गैर आइनी फ़ैसले को मानने का पाबंद नहीं है, ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में नहीं आता? आपको क्या लगता है ये एक दूसरे इदारे को कहा जा रहा है कि आप बेशक फ़ैसला मत माने? दे प्लेड वेरी सेफली। उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा बेहतरीन किया है, उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी, उन्होंने एक चीज़ एक जनरलाइज करके गो के आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उन 8 जजेस को भी मालूम है, इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है, मगर ये तासुर उन्होंने कायम करने की एक कोशिश की है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है, अगर मैं आप कह सकते हैं हमें डर भी बहुत लगता है कि उन 2 जजेस साहिबान ने बज़ाहिर यही लगा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भाई ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है और आप पर बाइंडिंग भी नहीं है। देखिए मिसकंडक्ट की बात तो तब होती है ना जब साबित हो जाए कोई चीज़। ये जजेस साहिबान हैं जो एक तवील अर्सा तक वकालत करते रहते हैं, तो इनको तो बहुत से रास्ते पता होते हैं कैसे निकलना है। लेकिन ये सवाल है हमारी ओवरऑल अदलिया के ऊपर, आला अदलिया के ऊपर कि भाई आप अपने आप को किस नहज पर ले आए हैं। मैं तो नहीं लेकर आया, या फॉर दैट मैटर हमारी गवर्नमेंट या सियासी जमातें तो नहीं लेकर आई। आपके अपने इख्तिलाफात हैं, आपकी अपनी लड़ाइयाँ हैं, ज़ाती रंजिशें हैं, ज़ाती आपके खलफिशार हैं, इनको आपने ख़त्म करना है। आप लोग ख़ुद ही अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म के स्टेटमेंट्स देने लग जाएंगे तो उससे आपका अपना इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होगा। आपको ख़ुद अपना कैथारसिस करना होगा और देखना होगा कि भाई हम किसी और का पर्पस अनइंटेंशनली ही सही कहीं फुलफ़िल तो नहीं कर रहे। क्योंकि माजी में ये बातें होती थी तो उस वक्त मुझ जैसे नादान नहीं मानते थे, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, कि ऐसा नहीं होता, जजेस साहिबान की अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। मगर अब
बहुत सी चीज़ें मुझे तो कम से कम क्लियर होती नज़र आ रही हैं कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ द जजेस नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से और भी महरक़ात हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनको अब मलूज़ खातिर रखना होंगी। हमारे लिए तमाम जजेस ऑनरेबल हैं, मगर उसके लिए एक शर्त यह भी है कि जजेस साहिबान भी ऑनरेबली अपना काम करें और इन तमाम दीगर। अस्सलाम वालेकुम जी, माज़रत ख़्वाह हूँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो दोबारा शुरू करनी पड़ रही है। अदील सरफराज साहब ने जैसे कि अपनी बात मुकम्मल कर ली, अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया है वीडियो का। वसीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। दूसरा पार्ट ये था कि जो कानून साजी हुई है उससे पहले किसी किस्म की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा नहीं करवाई कि उन्होंने अमल दरामद किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर किया है पार्शली तो क्यों किया है, क्या वजूहत हैं। रहनुमाई भी सुप्रीम कोर्ट से मांगी है कि फ़ैसले के ऊपर उनको अबहाम है, उसमें रहनुमाई की जाए। और उसके बाद अब नज़र सानी भी आ चुकी है, कानून साजी मुकम्मल हो चुकी है। गज़ट जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द आने के इम्कानात हैं। लेकिन अब आगे का लाएअमल इस वक्त क्या होगा, क्योंकि इस वक्त तक 8 रुकनी अक्सरियती बेंच का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुहेल रशीद साहब से सबसे पहले पूछेंगे क्या कहेंगे इसके ऊपर, और आप क्या मंजरनामा देखते हैं। कानून साजी बड़ी जल्दी हुई है। बिल्कुल, और इस जल्दी के पीछे कोई ना कोई वजह भी होगी, और वजह बज़ाहिर ये है कि एक तो गैर मौसर करना सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, लेकिन इसी तक महदूद नहीं है ये वजह। इसके आगे डेफिनेटली गवर्नमेंट के कुछ और भी पर्पज़ होंगे जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहेंगे, और उसमें जल्दी ही करेंगे। दिन और टाइम बड़ा अहम है। आज जुमेरात के दिन सदर पाकिस्तान ने इस पर साइन किए हैं। अब गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो किसी वक्त भी हो जाएगा। गज़ट नोटिफिकेशन होने के बाद कल जुम्मे का दिन होगा। जुम्मे के दिन अगर लेट आवर्स में इलेक्शन कमीशन कोई उसके नतीजे में एक नोटिफिकेशन नया जारी कर देता है और कहता है जी कि आप तो हम पर बाइंडिंग है ये लॉ, और इसके तहत हम मखसूस नशिस्तें दोबारा इधर उधर कर रहे हैं और वापस वो हुकूमत को मिलती हैं, तो आगे होगा सैटरडे संडे, चैलेंज नहीं हो सकेगा। अदालतें बंद, हाँ। और पार्लियामेंट चाहें तो आप खोल लें। इतवार को सेशंस वहाँ पे आम मामूल हो जाते हैं जी। और वहाँ पर अगर कोई जॉइंट सेशन बुला ले, कोई अचानक कुछ भी हो जाए और एक ही दिन में वहाँ से आईनी तरमीम निकालने की राह निकाली जाए। रशीद साहब, आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अदालतें भी हफ्ता इतवार को ज़्यादा बाइंडिंग तो है नहीं कि अदालतें नहीं खोलेंगी। अदालतें भी खोली जा सकती हैं, और उसमें अहम तरीन, लेकिन आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कोई इजलास फिलहाल की इतलात के मुताबिक नहीं है शेड्यूल। अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बात वो नहीं है तो इट मीन्स के वो कोई कॉग्निजेंस लेने के मूड में नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है, और मुझे भी यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फ़िलहाल उस कानून साजी वाले मामले पे अपने आप को एक नई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसाना चाहिए। और जिस तरह एक पूरा माहौल बना हुआ है, आपने 12 जुलाई का जजमेंट दिया है, जैसे मंसूर अली शाह तफसीली फ़ैसला लिख रहे हैं, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो तफसीली फ़ैसला सामने आना चाहिए। और उस तफसीली फ़ैसले में ही, जैसा कि हम मुतअद्दिद मरतबा बात कर चुके हैं कि हमारा ख्याल ये है कि शायद ये फ़ैसला उसको मुतासर ही ना कर सके। तो अगर उसको मुतासर नहीं करेगा, लेकिन इस दौरान अगर आईनी तरमीम से भी आगे बात निकल गई तो फिर पार्लियामेंट एक डिबेट और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेगी कि ये पार्लियामेंट के इख्तियारात पे हमला कर रही है सुप्रीम कोर्ट। वो तो देखिए, वो तो इस वक्त भी पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी डिबेट है वो डिबेट ही यही है, और उसमें बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पार्लियामेंट अपनी पूरी कोशिश करके अपने अख्तियारात को, यार ठीक है आपकी कानून साजी और आइन साजी आपका अख्तियार है, लेकिन ये फार्म 45 और 47 के तनाज़े का शिकार ये पार्लियामेंट, ये वो पार्लियामेंट है जिसका जमहूरियत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ये वो पार्लियामेंट है जिसकी पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असल में डिवाइड है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिवाइड इस हद तक है कि वो कल कमेटी के इजलास भी 18वीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के 2 मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी करना पड़े। एक चीफ जस्टिस कर रहे हैं, दूसरे 2 सीनियर जजेस उसमें शामिल हैं, वो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये खदशा सुहेल रशीद साहब का ज़रूर मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला जिस हद तक आगे गए हैं, तो अगर कोई इस तरह का एडवेंचर किया जाने लगा तो फिर चाहे छुट्टी भी हुई तो अदालतें खुल सकती हैं। और दूसरा जो एक अहम तरीन मामला है वो ये है कि आज के रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ क्लू ज़रूर दिया है। अगर वो क्लू था नहीं तो मैं उसे फिर क्लू समझाऊँ। वो एक प्रमोशन केस की समाअत थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। तो जो फाइनेंस डिवीज़न है उनके एक मजाज अफसर को अदालत ने तलब किया हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मलिक शहजाद, ये 3 रुकनी बेंच था, बेंच नंबर 2। तो उसमें वो जो मजाज अफसर साहब हैं वो पेश नहीं हुए, तो अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया और साथ ये भी कहा कि अब वो मजाज अफसर पेश नहीं हो रहे तो हम सेक्रेटरी ख़जाना को तलब कर रहे हैं, और साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया। जब ये दोनों शख्सियात आईं तो उस पर खासी बरहम हुई अदालत के। आपको एक तो ये नहीं पता था कि आज की समाअत है और आपने एक अफसर भी नहीं भेजा, अदालत के तलब करने के बावजूद नहीं भेजा,
और दूसरा उन्होंने ये सवाल भी किया कि आप अदालत के तलब करने के बावजूद नहीं आए, लेकिन फिर उन्होंने बावर भी कराया कि आपको इस अदालत के फ़ैसले के, इस अदालत जो एग्जैक्टली उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि इस अदालत के हर फैसले पर अमल दरामद करना होगा। तो मेरा आपको लगता है कि अब जो ये मखसूस नशस्तों का फ़ैसला जस्टिस मंसूर लिखेंगे और क्या वो इस पर उसी तरह से मनोअन अमल करवा पाएंगे? क्योंकि हालात इसकी ना एक ही सेंस बनती है। मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तज्जिया है। एक शख्स जिसने 2 महीने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, जिसने 3 साल के लिए बनना है, 78 दिनों बाद, 78 दिनों बाद, आपके दिन आप बड़ा गिनते रहते हैं। अच्छा, दूसरा शख्स जिसने उस शख्स के बाद चीफ जस्टिस बनना है, फिर एक और शख्स जिसने उस शख्स के बाद चीफ जस्टिस बनना है, फिर एक और खातून जज साहिबा जिन्होंने अगले 4 चीफ जस्टिस 2031 तक सिवाय जस्टिस याहिया अफरीदी के वो चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो इस बेंच में शामिल हैं फैसला देने वालों में। तो जजेस के पास ना तो कोई फोर्स है, ना कोई उनके पास कोई बंदूक है कि वो बंदूक की वो उस पर कहें कि हमारे फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन करो। एक अखलाकी अथॉरिटी होती है, एक कानूनी हैसियत होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों की। अगर वो रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लगे और अगर उन पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस किस वजह से बनेंगे। अच्छा, अगर ये बात करें तो काजी फाइज ईसा के भी बहुत सारे फ़ैसले थे, अमल दरामद नहीं हुआ था और चीफ जस्टिस बनने के बाद फिर उन्होंने उन चीज़ों को भी निकाला और उन चीज़ों पर जैसे धरना केस फलां बहुत सारी और भी चीज़ें थी उनको उन्होंने अवाम के सामने रखा। लेकिन नाज़रीन देखिए, मंसूर अली शाह साहब आज कह चुके हैं कि मुझे मैं आपको अदालत के हर फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और वसीम मलिक ने बड़ी अहम बात की कि अगले 4 चीफ जस्टिस इस फ़ैसले में शामिल हैं, जो 8 जजों की अक्सरियती फ़ैसला है इसमें वो शामिल है, तो अमल तो करना पड़ेगा। लेकिन सुहेल रशीद साहब की जो बात है कि वीकेंड का फ़ायदा उठाकर जब अदालतें बंद होंगी तो कानून साजी का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा सकता है। जो आइनी तरमीम की बहुत बड़ी ख्वाहिश इस वक्त हुकूमत को है, पता नहीं कौन सा उन्होंने तीर मारना है आइनी तरमीम करके। कानून साजी हो रही है लोगों को टारगेट करके। एक अभी मैं ताज़ा खबर आपको दे दूँ, इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तोशाखाना 2 जिसमें अभी रेफरेंस दायर नहीं हुआ जी, 24 दिन का रिमांड मुकम्मल हो चुका हुआ है जिस्मानी, और आज 11 दिन का मज़ीद दे दिया गया है। और ये कानून सिर्फ इस केस से पहले इनके लिए बनाया गया था कि पहले आपने पूरा रोला डाला, इतने साल के नैब में ज़्यादा रिमांड होता है, आपने उसे कम करके 14 दिन किया, और अब इनका गिरफ्तारी से पहले आपने दोबारा इसको 40 दिन बढ़ा दिया। अब इमरान खान उस रिमांड पर हैं जी, उस वजह से जेल में है, मतलब 11 दिन का मज़ीद रिमांड दे दिया है। और वो तोशाखाना जिसमें रिकवरी नहीं होनी, रिकवरी जेल में उन्होंने पास खजाना रखा हुआ है कि वो बताएंगे कि जी क्या कोई चोरी की चीज़ है फलां जगह छुपा के रखी हुई है कि जी आप लेके आएँ। वो चीज़ें खबर ब्रेक इमरान खान ने की थी सबसे पहले 2019 में नदीम मलिक साहब के शो में कि मैंने तोशाखाने की चीज़ें बेच के ये नीचे सड़क बनाई है। उसके बाद एक साफ़ी दोस्त पहुंच गए जी कि बताएं और क्या क्या बेचा इन्होंने इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो खबर ही उन्होंने ब्रेक की है। एक मामला है और उसे घुमा फिरा के कभी इलेक्शन कमीशन फौजदारी मुकदमा मकामी अदालत को भेजता है, उस पर सज़ा सुनाई जाती है, फिर नैब का एक और रेफरेंस, फिर नैब का एक और रेफरेंस, मतलब एक ही मामले पर 3-3, 4-4 सज़ाएँ। ये क्या कोई दुनिया की किसी फौजदारी मामले में, किसी फौजदारी कानून में, किसी अदालती फ़ैसलों में इसका कोई हवाला मिलता है? आपने फौजदारी कानून का, वैसे फौजदारी मामलों में कुछ ज़ाती मामलात ऐसे हैं जो सेटल करना ज़रूरी है। बड़े आप भोलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, फौजदारी सिस्टम में, फौजदारी सिस्टम में ज़रूर मामलात हैं जहाँ मामलात ज़ाती नौइयत के हैं, चाहे वो मुख्तलिफ चीफ्स के हैं, खैर उनकी तरफ नहीं जाते। लेकिन नाजरीन एक ख़बर और भी हमारे पास है, सुहेल रशीद साहब की बड़ी अहम खबर थी कि इस वक्त जो कानून साजियाँ की जा रही हैं वो टारगेटेड कानून साजी है कि इमरान खान, PTI और मखसूस नशस्तें और अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कानून साजियाँ। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ अक्सर आवाम के ज़ुबान ज़देआम जो चीज़ है कि जुडिशल पैकेज लाया गया, हो सकता है लाया जाएगा, एक्सटेंशन दी जाएगी, हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक मामला है जिस पर हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त हुकूमत कानून साजी करना चाहती है या हुकूमत से ताकतवर हल्के कानून साजी करवाना चाहते हैं, कहेंगे तो गलत ना होगा, कि बुनियादी इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स जो हैं, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों को टारगेट करके ऐसी कानून साजियाँ करने की कोशिश की जा रही है जिससे अवाम को मज़ीद दबाया जाए और अपना तसल्लुत बरकरार रखा जाए। इस किस्म की जो आइनी तरमीम है वो लाने के लिए भी इस वक्त हुकूमत जो है
उसको काफ़ी हद तक जो है वो इन कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरह से ये कानून साजी हो जाए। बहरहाल देखते हैं मुस्तकबिल का मंजरनामा इन चीज़ों पर क्या होगा। प्लीज़ प्लीज़ कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ ये जुडिशल पैकेज से भी बहुत आगे की बात है और हुकूमत ये जो आइनी तरमीम करने जा रही है ये कोई इसी तरह की जिस तरह की आपने कुछ मिसालें दी कि आज़ादी इज़हार राय को सल्ब करना या दीगर जो आइन में बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको अगर मुअत्तल करने से मुताल्लिक़ कोई होगा तो उससे मुताल्लिक़ मेरे पास एक ख़बर है कि जब ये जुडिशल पैकेज जो बड़ा ज़ोर व शोर से जारी था और अभी मखसूस नशिस्तों का मामला यहाँ नहीं आया था तो तब हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में इधर कोई जो हमारा एम्बेसीज़ हैं हमारी ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव में यहाँ सुहेल रशीद साहब एक एम्बेसी की जानिब से तलब किया गया था, गए नहीं थे, तलब किया गया था तो बाकायदा तौर पर पूछा गया था कि हजूर की करन जा रहे हो की गल्लां हो रही ने तो वहाँ पे ये गारंटी और तसल्ली दी गई थी कि हमारा ये जो मामला है ये सिर्फ जुडिशल पैकेज तक रहेगा। अच्छा। तो बहरहाल ये उस वक्त एक ख़बर थी, अब वो क्या रुख अख्तियार करती है, वक्त भी उसको बहुत हो चुका, क्या उस दौरान में बहुत कुछ हो गया या अगलों को मैनेज कर लिया गया या उन्हें बता दिया गया या कोई दरख्वास्त गोश गुजार कर दी गई, उस हवाले से मुझे मतलब ये मामलात अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है कि आइनी तरमीम में ना सिर्फ जुडिशल पैकेज बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और काजी फ़ाइज़ ईसा के पसंदीदा 19 और 19A वाले जो कवानीन हैं उनको सलब करने की कोशिश बहरहाल हमारी इतलात के मुताबिक ये चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होंगी ताकि हमारे सामने कोई बोलने वाला ना हो, हमारे सामने कोई तनकीद करने वाला ना हो, हमारे करतूत सामने रखने के लिए कोई जुर्रत ना कर सके। ये तमाम मामलात जो हैं ये भी आइनी तरमीम में ज़रूर जो हैं वो शामिल होंगे। बहरहाल वसीम मलिक साहब शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल रशीद साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।